जय सिया राम दोस्तों, कैसे सब लोग। आई जस्ट होप एवरीवन डूइंग एब्सोल्युटली ऑल राइट। मैं थोड़ा सा लेट नाइट रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसलिए हल्का सा धीरे वॉइस में बोल रहा हूँ, क्योंकि आजकल दिन में टाइम नहीं मिल पा रहा है। मतलब दिन में किसी भी चीज़ का टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो रिकॉर्ड करना तो दूर की बात है। तो मुझे दिन में टाइम नहीं मिल पा रहा था रिकॉर्ड करने का, इसलिए रात में थोड़ा सा रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो थोड़ा धीरे से बोल रहा हूँ। बट आई होप दैट राम जी की कृपा से हमें जो माइक मिला है, ये काम अपना बढ़िया से कर रहा होगा, ये हमारी आवाज़ आप तक बढ़िया से पहुँचा रहा होगा। एंड हाउ इज़ योर एनर्जी, कैसे हैं आप लोग। एंड हाउस योर लाइक दिस दिसंबर वाला फेज़ गोइंग। एंड काफ़ी सारा आसपास नेगेटिविटी बना रहता है कि सब लोग बहुत लोज़ में हैं, बहुत लोज़ में हैं। काफ़ी सारे लोज़ में दिखाई भी देते हैं, क्योंकि काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है इतने लंबे टाइम से कंसिस्टेंट रहना। जो लोग पढ़ भी रहे हैं वो लोगों का लगातार पढ़ते रहना, जिनने नया नया पढ़ना शुरू किया है उनका इनिशियल इनर्शिया ऑफ पढ़ाई ब्रेक होना, या जो भी चीज़ें हैं वो सब बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है इस वाले महीने में हर टाइप के एस्पिरेंट के लिए। बट तुम में से अगर कोई मुझे बताना चाहे तो प्लीज़ बताना कि तुम्हारा कैसा चल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात ये है ना कि दिसंबर वाले टाइम पे हम लोगों के दिमाग से एकदम निकल जाता है कि हमने जुलाई जनवरी में क्या किया है। दोनों टाइप के लोग जो कि इस टाइम पे बहुत ऑप्टिमिस्टिक है, वो भी भूल जाते हैं कि हमने इतने दिनों से क्या किया है। और सिमिलरली जो लोग आज की डेट पे टेंस्ड होते हैं, उनके भी दिमाग में मतलब आता ही नहीं है कि यार हमने जैसे, मैं तुम्हें अपना खुद का बताता हूँ। अभी जैसे मान लो अगर मेरी पढ़ाई 2 दिन यहाँ पे दिसंबर में अच्छी चलने लग गई, तो मेरे दिमाग में एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होगा कि पढ़ाई बहुत अच्छी, वेरी नाइस वेरी नाइस। बट यार मैं ये क्यों भूल जा रहा हूँ कि मेरा दिवाली वाला जो महीना था, नवंबर नवंबर में तो मैंने पढ़ाई इतनी कम की कि उसका तो मैं भुगताना कर ही नहीं सकता। क्योंकि आज जो मैं पढ़ रहा हूँ वो तो आज के दिन का, मतलब आज के जैसे जैसे नवंबर में मैंने खाना नहीं खाया, तो आज मैं कितना भी खाना खा लूँ, पर वो नवंबर के दिन का जो खाना नहीं खाया, तो वो तो नहीं खाया ना, वो तो माइनस हुआ ही ना। तो वही मेरे दिमाग में नहीं आता है कि आज के दिन पे मैं पढ़ लिया, मान लो मुझे सेटिस्फैक्शन मिल भी रहा है। बट ये तो है एक तरीके से, मतलब ये है ना कि मुझे याद रखना चाहिए। मतलब अब ये नहीं है कि ये सोच के मैं उदास हो जाऊँ कि आज जो पढ़ा है उसका भी, पर एक वो है ना कि जैसे एक ओवर कॉन्फिडेंस वाली चीज़ को हम काउंटर कर पाएँ इस बात से कि यार ठीक है आज मैं पढ़ रहा हूँ। बट वो मतलब पिछले 45 दिन के आगे, मतलब इस टाइप से चीज़ें ओवर कॉन्फिडेंस को हम लोग काट सकें। और सिमिलरली जो लोग अंडर कॉन्फिडेंट हो जा रहे हैं पढ़ने के बाद भी, उन लोगों को भी ऐसा, मतलब तुम लोग इस टाइप से सोच सकते हो ना यार कि हम लोग इतने दिनों से पढ़ रहे हैं, तो ठीक है अभी अभी अंडर कॉन्फिडेंट है, पर हमने इतने दिनों से जो एफर्ट डाला है, तो वो कहीं ना कहीं पुट अप तो हुआ है ना। मतलब किसी ना किसी फॉर्म में हमने नोट्स बनाए हैं, तो कल को हमें उनको रिवाइज़ करना होगा, तो हमें वन शॉट का 1.5 घंटा बचेगा, हम आधे घंटे में नोट्स रिवाइज़ कर लेंगे। इस टाइप का, मतलब कहीं कुछ भी अपन ने किया है, कोई भी अपन ने क्वेश्चन करके वहाँ पे सर्कल लगाया है, तो कल को काम आएगा ना। कभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी, हमारे मॉड्यूल में 150 क्वेश्चन है, पर हमें तो अभी 50 करने का ही समय, तो हमने 50 सर्कल लगाए हैं ना, तो वो काम आएगा। तो वही मैं बोल रहा था कि किसी न किसी फॉर्मेट में दोनों अपने दिमाग के थॉट्स को काउंटरैक्ट हमें करना चाहिए। और एक और बात कि मैंने वो ले ली है, एलन मेजर्स ले ली है। और एलन मेजर्स मैंने भी कुछ दिनों पहले ही ली थी। मेरे आसपास कोई सेंटर तो नहीं है जिस पे मैं एलन मेजर्स जाके दे पाऊँ, तो इसी वजह से मैंने एलन मेजर्स को अपने पोस्टल एड्रेस पे मंगाया है, जिससे हर महीने हम सॉरी हर हफ्ते जब भी मतलब पेपर्स होंगे, तो 2 से 3 दिन में मेरे घर पे वो डिलीवर हो जाएंगे। और एलन मेजर्स से मेरा एक वो है यार, मैं मतलब हमेशा से ना एलन से मुझे काफ़ी डर सा लगता है। जेन्युइन बात बता रहा हूँ कि काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि मैंने कभी पूरा पेपर दिया नहीं है। एक दो बार किसी किसी के क्वेश्चंस के डाउट्स देखे हैं, तो लगा अरे भाई साहब ये क्या पेपर बना देते हैं एलन वाले। और एक दो एलन के रिव्यूज़ देखे थे, तब भी यही सुना था कि भाई ये क्या पेपर बना देते हैं एलन वाले। तो इसलिए मेरा एलन के साथ थोड़ा सा रिश्ता वैसा सा है कि मुझे लगता है कि यार पता नहीं कैसा होगा। बट इस साल मैंने ले ही लिया है देखने के लिए कि पता नहीं कैसा होगा। नहीं भाई, देख लेते हैं कैसा है। और अगर मुझे सही नहीं लगेगा तो मैं, वैसे मैंने पहले सोचा था कि यार एलन मेजर्स के क्या मार्क्स डिस्कस करना यूट्यूब पे काफ़ी वो होता है, मतलब पॉपुलर होता है। जैसे राम जी की इच्छा है, अगर मार्क्स अच्छे आएंगे तो मैं डिस्कस कर भी लूँगा। अच्छे का मतलब ये है कि एक डिसेंट आएंगे मतलब। और अगर डिसेंट नहीं आएंगे तो डिस्कस नहीं करूँगा। तो मार्क्स डिस्कस नहीं करूँगा, मे बी उनकी ही इच्छा से टेस्ट कैसा है ये सब डिस्कस कर लूँ। काफ़ी सारे आजकल, हाँ एक और प्लस, अरे भाई एक नई वो भी निकली है, मिशन 100। हाँ, तो मिशन 100 के बारे में तो मुझे कुछ नहीं बोलना है भाई। और मैं होता कौन हूँ बोलने वाला, जिसको इस्तेमाल करना है वो तो इस्तेमाल कर ही रहा है। और अच्छे लोग भी होते हैं जो इस्तेमाल करके काफ़ी आगे निकल भी जाते हैं, तो सही भी है। बस हाँ, मुझे एक चीज़ की एक्साइटमेंट है कि वो मिशन 100 की वो जो किताबें हैं वो आए, तो उसकी टेलीग्राम पे पीडीएफ वगैरह कहीं पे पीडीएफ दिखे, तो एक बार देखूँ कि उस पर किस टाइप के क्वेश्चन है, मतलब क्या किया गया है। विपिन सर ने बातों बातों में बताया तो था कि उसमें 5 साल के क्वेश्चन तो हैं, PYQs। बाकी उसके अलावा किस टाइप के क्वेश्चन बैंक है, कितने क्वेश्चन दे रखे हैं, किस लेवल के क्वेश्चन है। और हाँ, तुम्हें एक बात बताता हूँ, मैंने 21,000 रुपये का वो इन्फिनिटी प्रो लिया है। इन्फिनिटी प्रो के साथ टेस्ट सीरीज़ मिली है, रियल टेस्ट सीरीज़ फ्री में। रियल टेस्ट सीरीज़ जो भी लेगा उसको रैंकर्स बुकलेट मिलेगी फ्री, मतलब फ्री में, मतलब उसी में पैसा इंक्लूडेड रहता है। अब हम लोगों को भाई अभी तक मिली नहीं है रैंकर्स टेस्ट सीरीज़ इन्फिनिटी वालों को। और जो लोग ऑर्डर करती हैं उन लोगों को देख देख के मुझे जलन होती है कि बताओ इन सबके पास फुल सिलेबस पेपर हो। एक बार एक और कन्फ्यूजन भी है यार, मैं बताऊँगा अगर मेरे पास आएगी, तो उनकी इच्छा हुई तो मैं वीडियो बनाऊँगा कि
फुल सिलेबस इस बार सिर्फ मैंने ऐसा सुना कि रैंकर्स वाले में सिर्फ फुल सिलेबस ही दे रखे हैं, पार्ट सिलेबस दे ही नहीं रखे। और कहीं कहीं पे ये भी सुना कि बस जैसे 11th के 2 पार्ट सिलेबस और 12th के 2 पार्ट सिलेबस, मतलब बड़े बड़े पार्ट सिलेबस दे रखे हैं, मतलब 4 पार्ट सिलेबस हैं और बचे हुए फुल सिलेबस हैं। तो पता नहीं भाई अब कहाँ क्या है। मैंने एक दो वीडियोज़ देखी, उसमें मेरे को ज़्यादा क्लियर हो नहीं पाया। और क्योंकि मैंने जो मेन वीडियो देखी थी ना, जो लॉन्चिंग वीडियो टाइप से थी या कहीं पे था, कहाँ देखा था मैं भूल गया हूँ, उसमें तो ऐसा था कि सारे फुल सिलेबस हैं। तो मुझे पता नहीं, लास्ट ईयर तक तो रहते थे पार्ट सिलेबस भी, अब पता नहीं इस साल है कि नहीं है। बाहर का कलर उसका काफ़ी अच्छा मरून कलर आएगा, तो मैं तुम लोगों को दिखा दूंगा। एक करके ही दिखा दूंगा, क्योंकि वो अनबॉक्सिंग का तो शायद कोई मतलब ही नहीं भाई, क्योंकि अनबॉक्सिंग इतने सारे लोग कर देते हैं और अनबॉक्सिंग से एट द एंड कुछ मिलता नहीं है। बस एक बार किसी की अनबॉक्सिंग देख ली, फिर दोबारा क्या किसी की अनबॉक्सिंग देखनी, सबके पास सेम ही प्रोडक्ट है। बट हाँ, कोई अगर फ़नी हो तो उसका देखना ठीक है भाई, बढ़िया है, आराम सीताराम। और और क्या बोलना था मुझे, एक एलन मेजर्स का हो गया क्यों, अरे हाँ, अब मंथली प्रोग्रेस के बारे में बात की जाए तो इस मंथ के लिए मैंने लास्ट ईयर क्या बोल रहा हूँ, लास्ट मंथ एक वो बनाई थी ना। तो यार मैं बना के ना, पता है मैं इससे मतलब विलग चला जाता हूँ। मैं इसको बनाता हूँ कि ये करूँगा, फिर जैसे मान लो मैंने फिर फुल सिलेबस टेस्ट दिया था इस महीने, है ना, दिसंबर में फुल सिलेबस टेस्ट दिया था। तो फिर कुछ निकला, मतलब कुछ ऐसा वीक पॉइंट निकला जो कि मुझे करना था। तो फिर भाई मैं फिर वो वही करने लग गया, फिर मैं भूल ही गया कि भाई मतलब मैंने इसमें क्या लिखा था। तो ये थोड़ा सा मेरे साथ ये एक प्रॉब्लम हो जाती है कि जो मैं लिखता हूँ वो मैं कर नहीं पाता। इस टाइप से नहीं कि कुछ ही नहीं कर रहा एक तो मतलब वो सेंस भी होता है ना कि मैं टाइम टेबल बनाता हूँ और फॉलो ही नहीं कर पाता। एक ये है कि मतलब मैं टाइम टेबल बनाता हूँ और मतलब कुछ और काम करने लगता हूँ, मतलब प्रोडक्टिव काम में ही ऐसा। तो मैं तुम्हें जितना है इसमें बताता हूँ, जो मतलब इसमें आधे में टिक लगा हुआ है, बाकी मैं पढ़ पढ़ के खुद ही मन से टिक करके तुम्हें बता दूंगा कि मैंने इस महीने क्या क्या किया। मैंने डुअल नेचर की थ्योरी पढ़ी और क्वेश्चंस लगाए सिंगेज से। एटम्स की थ्योरी पढ़ी, क्वेश्चन लगाए सिंगेज से। न्यूक्लाई की थ्योरी पढ़ी और क्वेश्चंस लगा ही रहा हूँ बस इंगेज से, बस खत्म होने वाला है। 70 कितने पे आ गया हूँ यार, 70 पे आ गया हूँ। और 70 पे आ गया, 127 तक है, 127 नहीं उससे ज़्यादा ही है, 130 130 40 तक मान लो आप, ठीक है। फिर उसके बाद ये मैं एग्जैक्टली इसलिए नहीं बता पाया क्योंकि अगली एक्सरसाइज में भी कुछ क्वेश्चन है, तो उसको मैं जोड़ नहीं पा रहा हूँ इतनी जल्दी से, पर ऐसा कुछ है। और अब मैंने पता है आप लोगों को शॉर्ट नोट्स रिवीजन पे अपना शुरू किया है, मतलब जो वैसे मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करता था उसकी मिस्टेक कॉपी जो बनाई है और जो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनको भी मैं थ्रू आउट द मतलब मंथ रिवाइज करने की कोशिश किया हूँ। क्योंकि क्या फुल सिलेबस टेस्ट देते हैं तो सब कुछ एक बार आंखों के सामने से गुजरा हुआ होना चाहिए ना, मतलब फुल सिलेबस टेस्ट में, क्योंकि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। फुल सिलेबस टेस्ट में यही रहता है कि आपको सारे क्वेश्चंस का एक मतलब डेप्थ ज़्यादा ना हो पर आपका वाइड कवरेज होना चाहिए। ऐसा फुल सिलेबस टेस्ट में नीट का चाहिए कि मैं फुल सिलेबस फ्रेश फुल सिलेबस दे रहा हूँ, कोई लास्ट ईयर का फुल सिलेबस नहीं है, तो वो मैं दे रहा हूँ और उसमें ऐसा ही है। तो इसलिए उसके लिए मुझे शॉर्ट नोट्स वगैरह सब रिवाइज़ करते रहने पड़ते हैं, तो वो तो मैंने इसमें लिखा नहीं है, पर हाँ शॉर्ट नोट्स वगैरह और रोज़ बायोलॉजी का एक चैप्टर रिवाइज़ करने की मैं कुछ दिनों से कोशिश कर रहा हूँ। जो मेरे हाईलाइटेड पॉइंट्स है वही रिवाइज़ करता हूँ, क्योंकि डेली के कामों के साथ पूरा पूरा एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन वो नहीं हो पाएगा। पर वही बात है ना कि जैसे वो जो हाइलाइटेड पॉइंट्स हैं वो कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद किए गए हैं और हाइलाइटेड पॉइंट्स थोड़े कम ही हैं, मतलब वैसे पूरा चैप्टर एक तरफ पढ़ना और हाइलाइटेड पॉइंट्स पढ़ना में काफ़ी अंतर होता है ना भाई। तो हाइलाइटेड पॉइंट्स कम है तो उनको पढ़ना थोड़ा सा रिलेटिवली आसान और कम टाइम लेने वाला होता है, इसलिए रोज़ एक एक चैप्टर विदाउट फेल कर भी पा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं लगता है, थोड़ा थोड़ा काम रहता है। पर हाँ जैसे एनाटॉमी वगैरह रहता है तो उन सबको काफ़ी लिख लिख रिवाइज़ करना पड़ता है, तो उन सब में काफ़ी लंबा पार्ट ऑफ टाइम मेरा चला जाता है। तो उसके बाद मैं तुम्हें बता रहा था कि मैंने करंट का मॉड्यूल किया और सिंगेज नहीं किया है, सिंगेज किया है कि नहीं किया है यार, भूल गया भाई, करंट का सिंगेज किया है कि नहीं किया है। फिर उसके बाद मैग्नेटिज्म का थ्योरी पढ़ा, लेक्चर्स लिया डीजे सर से, फिर उसके बाद मॉड्यूल किया, थ्योरी कर लिया उसका। हाँ सिंगेज अभी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैग्नेटिज्म वगैरह ये सब चैप्टर आसान आसान है यार, इसके मॉड्यूल कर लो। और फिर उसके बाद मतलब जैसे कुछ ज़्यादा वेराइटी फिर बचती ही नहीं दिखाई, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर है, थ्योरेटिकल चैप्टर हैं ज़्यादा, इसमें वेराइटीज़ है ही नहीं, क्या मतलब तुम समझ रहे हो ना, मतलब जब ज़्यादा वेराइटीज़ ही नहीं है तो मतलब अभी जैसे ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, अभी मॉड्यूल कर लूँ, अभी सिंगेज कर लूँ, तो हाँ ठीक है बन तो जाएगी, पर वही हो जाएगी वो बस निपट जाएगा। इससे बढ़िया है कि कुछ दिनों बाद, मतलब काम तो धीरे धीरे हो ही रहा है ना, कुछ दिनों बाद करूँगा तो थोड़ा एक फार्मूला रिवीजन का भी वो सोर्स बन जाएगा सिंगेज, और अपना डेली का क्वेश्चन प्रैक्टिस वाला भी एक वो रहेगा। नहीं तो फिर समझ रहे हो, तो मेरी बात समझ रहे हो आई गेस। फिर इसके बाद मैंने कोऑर्डिनेशन किया। हाँ भाई मेरे फुल सिलेबस में कोऑर्डिनेशन और डीएनएफ ब्लॉक्स बहुत गलती होती थी। अभी भी एक फुल सिलेबस का टेस्ट का एक बस प्रॉब्लम बचा हुआ है कि ईएमआई चैप्टर से मेरे गलत हो जाते हैं, क्योंकि ईएमआई मैंने पूरे एग्जैक्टली 2 साल से 1 साल से पढ़ा नहीं है। उसके में भी मैं कुछ दिनों में लेक्चर्स ले लूँगा, उसके बाद क्वेश्चंस करूँगा ईएमआई के, हाँ संगीत से भी साथ में क्वेश्चंस करूँगा, क्योंकि ईएमआई मेरा थोड़ा कमज़ोर नहीं है, वैसे कमज़ोर नहीं है, पर आई जस्ट वांट कि ईएमआई की मैं सारी वेराइटीज़ एक बार देख लूँ। जैसे वेव्स होता है ना, वेव्स वाला चैप्टर ऐसे आसान है, होने को बहुत आसान है, क्योंकि उसमें फिर वही
पास डिफरेंस निकाल लो, एम्पलीट्यूड निकाल लो, पर मुश्किल होने को काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि उसमें इतने सारे केसेस हो जाते हैं। पर वही केसेस एक बार मिल जाते हैं तो काफ़ी आसान हो जाता है। फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन के मैंने हाई यील्ड क्वेश्चंस किए थे, केमिकल काइनेटिक्स के बीवाइस का मॉड्यूल किए थे। बीवाइस के मॉड्यूल में मॉड्यूल जैसे भी क्वेश्चंस रहते हैं, नीट के, एम्स के, जेई के पीवाईक्यूज भी रहते हैं अलग से सेक्शन में। तो बीवाइस का मॉड्यूल का इसका मतलब है कि चारों एक्सरसाइज की थी। कोऑर्डिनेशन का भी सेम बता रहा हूँ, डीएनएफ ब्लॉक का भी सेम बता रहा हूँ। उसके बाद ऑर्गेनिक की बात करें तो अल्कोहल, फिनॉल, ईथर अपना। फिर उसके बाद कार्बोक्सिलिक एसिड पूरा ख़त्म किया था। फिर उसके बाद अभी अमीन्स करना है, मतलब न्यू ईयर से पहले हो जाए, भगवान की बड़ी कृपा हो, अमीन्स और बायोमोलिक्यूल्स कर लूँ एक बार। मतलब उससे क्या है, मैं फुल सिलेबस टेस्ट में मैं थोड़ा सा वो कर पाऊँगा, गिरअप कर पाऊँगा। और 18 तारीख से एलएन का फुल सिलेबस टेस्ट चालू है, उसमें सिर्फ क्लास 11th वाली पहले फुल सिलेबस में आ रही है। मुझे वही डर लग रहा है कि अरे ये लोग ओनली 11th का सिलेबस पाएँ तो मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन ना भर दें 11 से। बस मुझे यही लग रहा है। बाकी देखते हैं। मेजर्स का मैं आई गेस कोशिश करूँगा, अगर मेरे मेजर्स का पेपर, मतलब मेजर्स ये वाला नहीं, 11th और 12th फुल सिलेबस को नहीं बोल रहा हूँ, कंप्लीट सिलेबस वाले जो मेजर्स होंगे ना उसको मैं बताने की कोशिश करूँगा। ऐसे ही एफटीएस के भी जो, क्योंकि एफटीएस थोड़ा रिलेटिवली आसान रहता है, था लास्ट ईयर तक, अब इस साल का मुझे पता नहीं है। बट देखते हैं क्या, मार्क्स वार्क्स का तो इतना कोई वो है नहीं भाई, इन सब मार्क्स से कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई। एट द एंड वहाँ जो मार्क्स आते हैं, दैट इज़ द ओनली थिंग दैट यू हैव लाइक लिफ्ट इन योर हैंड लास्ट में, एट द एंड ऑफ द एकेडमिक ईयर, मतलब ऐसा कुछ। हाँ, केमिकल काइनेटिक्स किया, फिर उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स बता दिया। ह्यूमन रिप्रोडक्शन के मैंने लेक्चर्स लिए भाई, क्रेजी इस साल क्या रिप्रोडक्शन पढ़ा है भाई। मतलब सर ने पढ़ाया, मैंने तो क्या ही पढ़ा है, एमजे सर से मैंने पढ़ा, बहुत बढ़िया पढ़ा है भाई। ये एनसीईआरटी पढ़ पढ़ के मैं तो खुश रहता था। बट काफ़ी अच्छा मेरे सर, काफ़ी उन्होंने क्लियर करवा दिया। उसके बाद मैंने उसकी वर्ड टू वर्ड के एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड और मॉड्यूल से क्वेश्चंस लगाए। फिर उसके अभी नीट प्रेप से नहीं लगाए क्योंकि वही है ना, एक साथ सब कर लो ना, करने को बायोलॉजी के क्वेश्चन एक साथ कर लो, हो भी जाते हैं। पर वही कि इन क्वेश्चंस को रिपीटेटिव, मतलब गैप दे दे के करूँगा तो शायद थोड़ा क्वेश्चंस का यूटिलाइजेशन भी सही रहे। फिर उसके बाद हाँ, रे ऑप्टिक्स मेरी भाई जड़ मुसीबत, मतलब एकेडमिकली रे ऑप्टिक्स मेरी बहुत ख़राब थी भाई। बट रे ऑप्टिक्स भी इस साल पढ़ लिया है और मॉड्यूल कर लिया है, सिंगेज कर लिया है, नहीं सिंगेज नहीं किया है, सॉरी मॉड्यूल कर लिया है, सिर्फ मॉड्यूल किया है और डीपीपी की है जिस कोचिंग से मैंने पढ़ा है उसकी। रिप्रोडक्टिव हेल्थ यार, मेरे को रिप्रोडक्टिव हेल्थ और माइक्रोब्स, ये 2 चैप्टर हैं, छोटे छोटे हैं, मेरे को इन दोनों के क्वेश्चन लगाने, इन दोनों के मैंने क्वेश्चन लगाए नहीं क्योंकि आसान है, फुल सिलेबस में कोई गलत होता नहीं है इतनी जल्दी, तो इसलिए मैं छोड़ देता हूँ। पर कभी कभी गलत हो भी जाता है, तो इसलिए ये मेरी कोशिश है कि भगवान की कृपा से दिसंबर से पहले, ख़त्म होने से पहले, माइक्रोब्स और ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ के क्वेश्चंस लगा लूँ। मैं ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस के तो मैंने रिसेंटली क्वेश्चंस लगाए थे, मॉलिकुलर के भी लगाए थे और रिप्रोडक्शन के भी लगाए थे। वेव ऑप्टिक्स भी करना है यार, एक वेव ऑप्टिक्स में मुसीबत है। फिर उसके बाद इकोलॉजी के तीनों की थ्योरी पढ़ी, तीनों के लिए क्वेश्चंस लगाए, सबमिट 100 क्वेश्चंस थे। POI किया, MBI किया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड फ्लावरिंग प्लांट्स किया, दोनों सोर्सेज से क्वेश्चंस लगाए, इवोल्यूशन किया। फिर कैपेसिटेंस का मॉड्यूल से किया था, सिंगेज भी नहीं किया भाई, थोड़े दिनों बात करूँगा। बायोटेक, दोनों बायोटेक को किया, दोनों बायोटेक के क्वेश्चंस लगाए। कंप्लीट डीएनएफ ब्लॉक की डिवाइस की, जिसमें सब मैंने बताया, मॉड्यूलर वगैरह वगैरह रहता ही है। फिर सेमीकंडक्टर भी पढ़ा, सेमीकंडक्टर की एनसीईआरटी की, उसके भी क्वेश्चंस नहीं किए। न्यूक्लियाई के बाद उसके क्वेश्चंस करने की प्लानिंग है, राम जी की बड़ी कृपा होगी, दिसंबर से पहले ये सारी चीज़ें हो जाएँ। अभी दिसंबर से कुछ दिन बचे हुए हैं, इट्स 25 आई गेस टुडे आई एम रिकॉर्डिंग दिस, एंड दैट इज़ क्या बोलूँगा भाई, दैट इज़ वॉट इट इज़। हाँ, ऐसा ही कुछ बोलना चाहिए मुझे। तो इस वाली वीडियो को यहीं तक रखता हूँ, एंड आई जस्ट होप कि आप लोगों को ये वाली वीडियो अच्छी लगी हुई। कुछ भी आपको डिस्कशन करना है तो आप ओपन टू डिस्कस यार, मैं क्या बोल रहा हूँ भाई। आप मेरा कमेंट सेक्शन आपके डिस्कशन के लिए ओपन है, आपको कुछ भी बोलना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और अपडेट्स के लिए आप मुझे कुछ नहीं कर सकते, सब्सक्राइब नहीं करिएगा जी, ठीक है जी। चलिए मैं चलता हूँ जी, सॉरी आपको अगर आपका समय का मैंने दुरुपयोग किया हो तो, बट दैट वॉज इट फ्रॉम माई साइड। दिस इज़ अनय त्रिपाठी। मेरी दाढ़ी बढ़ चुकी है, थोड़ी दाढ़ी आने लगी है। इट इज़ ये मेरे यहाँ पे एक वो भी है भाई, इसको तुम लोग अपनी भाषा में क्या बोलते हो मुझे पता नहीं है, बट ऐसा कुछ है। मेरा पिंक चश्मा, मेरा ब्लैक माइक और मेरा अधूरा सिलेबस के साथ मुस्कुराता हुआ ने पागल लग रहा हूँ। चलो ठीक है भाई, जय सिया राम, अपना ध्यान रखें, बाय बाय।